हेलो एंड वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग ऑपरेटर्स को कवर करेंगे, जिसके अंदर हम तीन कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स की, जिसके अंदर हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स को देखेंगे। इसके अलावा हम तीन एडिशनल ऑपरेटर्स करेंगे जो कि लॉजिकल ऑपरेटर्स कहलाते हैं। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और ये समझते हैं कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं और किस तरीके से इनके साथ काम किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने टेस्ट फाइल के ऊपर जिसको हम रन करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग आ जाते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के ऊपर। जब हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो हमारे पास 6 ऑपरेटर्स हैं जो कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्लस को, यानी एडिशन। अच्छा, अब एडिशन का जो ऑपरेटर है यानी प्लस साइन, इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। सपोज करते हैं कि मैंने एक वेरिएबल लिया ए की वैल्यू मैंने दे दी 10। इसी तरह मैंने एक ऑपरेटर लिया बी की वैल्यू मैंने दे दी 5। अब सी के अंदर फॉर एग्जांपल मुझे रिजल्ट स्टोर करना है, तो सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स मेजरली जो है वो आपके पास मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए यूज़ होते हैं। इसके अंदर तमाम वो ऑपरेटर्स हैं जो कि मैथमेटिक्स के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड रिमाइंडर और हमारे पास रेज टू द पावर ऑफ। सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है एडिशन। एडिशन की मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल दे दी कि दो नंबर्स को प्लस करने का काम करता है। यहाँ पर मैं सी को प्रिंट कर लेता हूँ। अब जब हम इसको रन करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 15। यहाँ पर मैं टर्मिनल को किल करता हूँ। सेम एज इट इज़ हमारे पास सब्ट्रैक्ट का यानी माइनस करने का जो ऑपरेटर है वो भी इसी तरीके से यूज़ होता है। यानी एडिशन की जगह अगर मैं माइनस का साइन दे दूँ तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और इसको मैं फ़िलहाल कर दूंगा कॉमेंट। कमेंट बेसिकली रन नहीं होते, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये किस तरीके से काम करते हैं। अगर मैं प्लस की जगह माइनस का साइन दे दूं, अब हमारे पास आंसर 5 आ जाएगा। ये हमारे पास इसने क्या किया कि दो नंबर्स को आपस में माइनस कर दिया। सेम एज इट इज मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन दो के ऑपरेटर्स अलग हैं उन ऑपरेटर से जो कि हम मैथ्स के अंदर यूज करते हैं। यानी मैथ्स के अंदर जब हमें दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है तो हम क्रॉस का साइन लगाते हैं यानी एक्स लिखते हैं। यहाँ पर जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कीबोर्ड के ऊपर जो स्टार का ऑप्शन है जो कि आपका शिफ्ट 8 के साथ आता है, इसको हम यूज़ करते हैं, यानी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देगा। अब जब मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 50। यानी 10 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आंसर हमारे पास आ गया 50। अगर हमें इसको डिवाइड करना हो, डिवाइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्लैश का। यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ 110 डिवाइडेड बाय 5। अब डिवीजन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्लैश का यूज़ करेंगे। ये हमारे पास दोनों नंबर्स डिवाइड हो जाएंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा 22.0। अच्छा, जब आप डिवाइड करते हो तो आंसर हमेशा आपके पास फ्लोट डेटा टाइप के अंदर आता है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास अक्सर ऐसा भी होता है कि आंसर जो है वो डेसिमल पॉइंट्स में आ रहा होता है। इसकी एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 10 को डिवाइड करूँ 3 के साथ, तो अब आंसर हमारे पास क्या आएगा 3.333, यानी रिकरिंग डेसिमल में आ जाएगा, रिपीटेड डेसिमल में आ जाएगा। जो डेसिमल्स रिपीट हो रहे होते हैं यानी चलते जा रहे हैं सेम नंबर्स के साथ, उनको हम रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। वहीं पर वो डेसिमल जो कि एक पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करूं तो आंसर हमारे पास आएगा 2.5। अब 5 के बाद ये डेसिमल ख़त्म हो जाता है तो हम इसको नॉन रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं मॉड्यूलस की तरफ, यानी रिमाइंडर की तरफ। अच्छा, अब रिमाइंडर क्या होता है, यहाँ पर मैं पेंट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर एक इजी एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं 25 को डिवाइड करूँ 4 के साथ, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, और पीछे जो बकाया बच जाएगा वो बचेगा 1। अब रिमाइंडर जो है यानी मॉडुलस का साइन जो है वो ये वैल्यू रिटर्न करता है, ये वाली। यानी आपके पास डिवीजन के बाद रिमाइंडर में क्या बच रहा है। वहीं पर अगर मैं स्लैश की बात करूं जो अभी हमने रन किया, ये वाला जो कोड है 5 डिवाइडेड बाई 2, ये हमें इसका ये वाला आंसर रिटर्न कर रहा है। अगर मैं ए स्लैश बी लिखता हूं तो हमें ये आंसर मिलेगा। वहीं पर अगर मैं लिखता हूं ए मॉड्यूलस का साइन जो है आपका परसेंटेज वाला साइन है मॉड्यूलस बी, तो वो हमें ये 1 रिटर्न करेगा कि आपके पास रिमाइंडर जो है वो 1 बच रहा है। रन करके देख लेते हैं। यही एग्जांपल ले लेता हूँ कि 25 डिवाइडेड बाय 4 और उसका हमें रिमाइंडर चाहिए। स्लैश को रिप्लेस कर दूंगा शिफ्ट 5 के साथ परसेंटेज के साइन पे।
अब परसेंटेज के साथ जब हम इसको रिप्लेस कर देते हैं तो ये आपका मॉड्यूलस बन जाता है, रिमाइंडर आपके पास बचेगा 1। अब 4 कितने ज़ा 24 होता है, उसे प्रोग्राम का कोई काम नहीं है। प्रोग्राम का काम इस बात से कि डिवीजन के बाद कौन सा ऐसा नंबर है जो कि बच जाता है। ये 6 कहाँ गया, ये डिस्कार्ड हो गया, इसका हमारे साथ कोई काम नहीं है, इसका प्रोग्राम के साथ कोई काम नहीं है, इसका कोड के साथ कोई काम नहीं। कोड का काम किसके साथ है, इसके साथ है, रिमाइंडर के साथ है। इसके बाद हम आ जाते हैं पावर, रेज टू द पावर ऑफ। यहाँ से मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ, मुझे फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं। यहाँ पर मैं इसको यहाँ से निकाल देता हूँ। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं पावर की, तो वहाँ पर हम डबल स्टार का, यानी जो जैसे भी हमने मल्टीप्लिकेशन के अंदर सिंगल स्टार यूज़ करे थे, अगर हम 2 दफ़ा स्टार पुट कर दें तो इसका मतलब ये होगा कि 25 रेज टू द पावर ऑफ 4। यानी अगर मैं इसको सिंपल तरीके से लिखूं तो 25 इंटू 25 इंटू 25 और फिर इंटू 25। ये और ये दोनों लाइंस सेम है, यानी 25 अपने ही साथ 4 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह अगर मैं लिखूं कि 2 रेज टू द पावर ऑफ 3, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी सेम नंबर अपने साथ ही 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, जितनी भी पावर है उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लोज करता हूँ, इसको रन करके देख लेते हैं। इस टाइम हमने क्या किया कि 25 रेज टू द पावर ऑफ 4 रन करते हैं। आंसर हमारे पास आ जाएगा 390625, 3,90,625 हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। 6 हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, सबको यहाँ पर मैं लिस्ट कर लेता हूँ। ये हमारे पास 6 अर्थमेटिक ऑपरेटर्स मौजूद हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स की तरफ। अच्छा, अब रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? नाम से वाज़ेह है, रिलेशनल ऑपरेटर्स यानी 2 नंबर्स के बीच में रिलेशन को बता रहा है, रिलेशन को एस्टैब्लिश कर रहा है। अब आ जाते हैं इसकी एग्जांपल के ऊपर और इन ऑपरेटर्स को स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैं हेडिंग दे देता हूँ। रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है इक्वल्स टू इक्वल्स टू। अच्छा, अब इक्वल्स टू कहाँ यूज़ होता है? रिलेशनल ऑपरेटर्स हम मोस्टली, ज़्यादातर, इन मोस्ट केसेस हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर चलाते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूज इन। जब हम आगे इफ़ लूप को स्टडी करेंगे, इफ़ एलिफ जो हमारे पास लूप है उसको स्टडी करेंगे, वहाँ पर हम इसका यूज़ कर रहे होंगे। ये तब यूज़ होता है जब हमें ये चेक करना होता है कि क्या, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ कि x इक्वल्स टू 7 और अगर मैं इससे पहले इफ़ लगा दूँ, तो ये चेक करेगा कि क्या x की वैल्यू 7 है या नहीं है। अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि x इक्वल्स टू 7, ये तो हम असाइन कर रहे हैं कि x की वैल्यू 7 है, लेकिन x इक्वल्स टू 7 ये करता है कि ये चेक करेगा कि क्या x की वैल्यू 7 है या नहीं है। इसकी बेसिस पर ये आगे 2 स्टेटमेंट्स जनरेट करेगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स। यानी जब हम कंडीशन चलाते हैं, मैं कहता हूँ कि इफ़ x इज़ इक्वल टू 50, अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है यानी पास हो जाती है, तो आपने रिजल्ट में प्रिंट कर देना है कि पास। लेकिन अगर x की वैल्यू 50 के बराबर नहीं है, 50 के इक्वल नहीं आ रही, ये एग्जैक्ट इक्वल की बात हो रही है, मैं इस टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू की बात नहीं कर रहा या लेस देन इक्वल टू की बात नहीं कर रहा। यहाँ पर ये एग्जैक्टली चेक करेगा कि क्या x की वैल्यू 50 ही है या नहीं है। अगर 49 होगी तब भी फॉल्स होगा, 51 होगी तब भी फॉल्स होगा। ये एग्जैक्ट 50 के ऊपर आकर पास हो जाएगा। और अगर तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, यानी x की वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर है 49, तो ये चला जाएगा फॉल्स के ऊपर। यानी 2 कंडीशंस इसकी बेसिस पर बनती हैं। ये हम बेसिकली डिसीजन मेकिंग के अंदर यूज़ करते हैं जब हमें कंडीशंस के थ्रू कोई डिसीजन लेना होता है, यानी ऑप्शन देना होता है, वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर सारे के सारे जो हैं वो कंडीशंस के अंदर यूज़ होते हैं। इसको हम कहते हैं इक्वल टू इक्वल टू। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो ऑपरेटर यूज़ होता है वो है नॉट इक्वल्स टू, यानी एक्सक्लेमेशन और फिर इक्वल्स टू का साइन। जब हम लिखते हैं कि एक्सक्लेमेशन साइन इक्वल्स टू, ये बेसिकली बराबर है, जब हम मैथ्स में इस तरीके से लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल x इज़ नॉट इक्वल टू 3, एक एग्जांपल ले रहा हूँ। इसी तरह हम यहाँ करते हैं कि x इज़ नॉट इक्वल टू 3। ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो सेम है। ये शो करता है x की वैल्यू 3 के बराबर नहीं है। ये जब हम चेक करेंगे, इसकी बेसिस पर भी हमारे पास 2 कंडीशंस बन जाएंगी। एक हमारे पास आ जाएगा ट्रू और दूसरी हमारे पास आ जाएगी फॉल्स।
फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको एक मैथमेटिकल क्वेश्चन दे देता हूँ और डिवीजन में मैं कहता हूँ कि x माइनस 3, तो यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल ये चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या ये फ्रैक्शन जो है वो इन्फिनिटी तो हमें नहीं दे रही, क्योंकि जब कोई भी मैथ्स की क्वेश्चन के अंदर जब हम फ्रैक्शंस की बात करते हैं, अगर डिवाइडेड बाय ज़ीरो आ जाए तो आंसर हमारे पास इनवैलिड हो जाता है, क्वेश्चन इनवैलिड हो जाता है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि x की वैल्यू +3 तो नहीं है। वहाँ पर मैं क्या करूँगा कि इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू 3, यानी x 3 के बराबर नहीं है, तो आप क्या करो कि ये स्टेटमेंट दे दो कि ये जो क्वेश्चन है वो वैलिड है। क्योंकि अगर x इक्वल हो गया +3 के, तब तो क्वेश्चन हमारे पास इनवैलिड हो जाता है। वहीं पर अगर x इक्वल है यानी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, इनवैलिड का। इनको आगे हम डिस्कस करेंगे ये किस तरीके से काम कर रहा होता है, इसकी एग्जांपल्स भी करेंगे। फिलहाल इसकी सिर्फ बेसिक्स को हमने समझना है कि ये कर रहे क्या हैं। इसी तरह फिर हमारे पास तीसरा जो ऑपरेटर है वो है ग्रेटर देन और लेस देन। ये हम सब जो है वो मैथ्स के अंदर ऑलरेडी कर चुके हैं। ये क्या चेक करता है कि फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू एक स्पेसिफिक नंबर फॉर एग्जांपल 10 ले लेते हैं, 10 से बड़ी है या छोटी है। इसी तरह क्या एक्स की वैल्यू छोटी है 10 से या नहीं, सेम एज इट इज़ जो हम स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। वहीं पर इसके बाद हमारे पास आ जाता है लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ। अच्छा, सिंपल ग्रेटर देन लेस देन में और ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू में क्या फ़र्क है? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि x इज़ ग्रेटर देन 10। अब जब तक तो x की वैल्यू 11 तक आ रही है, तब तक तो हमारे पास कंडीशन क्या होती रहेगी, ट्रू होती रहेगी। लेकिन जैसे ही x की वैल्यू 10 के अगर फॉर एग्जांपल बराबर भी आ जाए, तो ये क्या करेगा, फॉल्स दे देगा। मैं चाहता हूँ कि जब ये 10 हो तब भी जो है वो कंडीशन चलनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कोई रिजल्ट कार्ड बना रहा हूँ और मुझे स्टूडेंट को जो है वो 50% पे पास करना है। अब रिजल्ट हमारे पास स्टोर्ड है x के अंदर, ठीक है, यानी जो उसकी परसेंटेज है वो x के अंदर स्टोर्ड है। मैं कहता हूँ कि 50% या उससे ज़्यादा वाला, यानी 50 को मैं इंक्लूड करना चाह रहा हूँ अपनी लॉजिक के अंदर कि अगर 50 हो तब भी पास कर दो, अगर 50 से ऊपर है तब भी पास कर दो। तो क्या अगर x बड़ा है या बराबर है 50 के, अब क्या होगा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पर सपोज कर लेते हैं आ गई 50, तो कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। वहीं पर अगर इसको मैं इस तरीके से लिखूं कि x इज ग्रेटर देन 50 और यही सेम रिजल्ट हमारे पास आ जाए कि x की वैल्यू एग्जैक्ट इक्वल आ जाए 50 के, यहाँ पर ये क्या होगा कि फॉल्स हो जाएगा ये, यानी कंडीशन हमारी नहीं चलेगी। यानी जब आप इक्वल्स टू लगा देते हो तो आने वाला नंबर भी इस लॉजिक के अंदर इंक्लूडेड होता। लेकिन जब आप इस इक्वल्स टू को नहीं लगाते, चाहे ग्रेटर देन है लेस देन है, दोनों सिंबल्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर फिर ये वाला जो नंबर है ये इंक्लूडेड नहीं होता। ये हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं पाइथन के अंदर। इसके बाद हम आ जाते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स के ऊपर। अच्छा, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, अब नाम से वाज़ेह है कि हम कोई चीज़ असाइन कर रहे हैं। क्या असाइन कर रहे हैं? किसी भी वेरिएबल को कोई भी डेटा, कोई भी वैल्यू असाइन करने का काम जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर का होता है। इसके अंदर थोड़ी-सी कभी-कभी कन्फ्यूज़न हो जाती है, उसको डिटेल में अब डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर पहले तो सबसे पहले जो ऑपरेटर आता है वो तो है आपका इक्वल्स टू का साइन। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस तरीके से लिखूँ कि x इज़ इक्वल टू 7, यानी हम ये बता रहे हैं कि x की वैल्यू 7 ही है। ठीक है, हम यहाँ पर चेक नहीं कर रहे जिस तरीके से हम रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर कर रहे थे कि क्या x की वैल्यू 7 है या नहीं। यहाँ पर ये काम हम नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं कि x की वैल्यू 7 है, ये यूज़र खुद बता रहा है या प्रोग्रामर खुद बता रहा है प्रोग्राम को, यानी आपके कंप्यूटर को, कि x की वैल्यू हमने 7 रखी है। अब आगे का जितना प्रोग्राम चलेगा, जितना कोड चलेगा, वो इस x की वैल्यू 7 के साथ चलेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं प्लस इक्वल्स टू। अच्छा, अब ये किस तरीके से काम करता है? प्लस इक्वल्स टू इस तरीके से काम करता है कि यहाँ पर अगर मैं इसको पेंट में करूँ, मैं कहता हूँ कि x प्लस इक्वल्स टू 3 और इस लाइन से पहले, यानी यहाँ पर फॉर एग्जांपल सपोज कर लेते हैं कि x इज़ इक्वल टू 4 लिखा हुआ है। अब इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि x वही वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल के अंदर आपने क्या करना है कि x की पुरानी वैल्यू को लोड करना है, यानी 4, और इसके अंदर आपने ये +3 ऐड करना है, +3, और इसका जो भी रिजल्ट आएगा, यानी यहाँ पर जो हमारे पास 7 आ रहा है, इस 7 को आपने वापस ले जाकर सेम वेरिएबल x के अंदर जाकर स्टोर कर देना है। यानी x इज़ इक्वल्स टू x प्लस जो भी आपने नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल 3 लिखा हुआ है तो ये x प्लस 3 हो जाएगा।
अगर मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि x प्लस इक्वल्स टू 3। ये हमारे पास प्लस इक्वल्स टू का असाइनमेंट ऑपरेटर। सेम एज इट इज़ हमारे पास नेगेटिव के साथ भी चलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि x की वैल्यू है 10 और फिर इसके बाद नेक्स्ट लाइन में मैं लिखता हूँ कि x माइनस इक्वल्स टू 3। अब इसका क्या मतलब होगा कि अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूँ कि x इज इक्वल टू, x की पुरानी वैल्यू क्या है 10, 10 माइनस ये वाला जो आपका नंबर है, जो भी नंबर है 3, आंसर क्या आ गया 7। अब x की न्यू वैल्यू क्या होगी, 10 के बजाय x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। ये दोनों आपस में चेंज हो जाएंगी। इसको करके भी देख लेते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि x की वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल 10 और इसके बाद मैं लिखता हूँ कि x प्लस इक्वल्स टू 4। उसके बाद मैं कह देता हूँ कि प्रिंट x। अगर हम फर्स्ट लाइन को देखें तो इस हिसाब से x की वैल्यू क्या है 10 है, लेकिन जब हम प्लस इक्वल्स टू 4 करते हैं यानी इसका ये मतलब हुआ x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 4 और आंसर जो भी इसका आएगा वो सेम वेरिएबल x के अंदर जाकर सेव हो जाएगा। अब x की वैल्यू क्या अपडेट हो गई, 10 के बजाय 14 हो जाएगी। रन कर लेते हैं इसको, आंसर हमारे पास 14 आ जाएगा। सेम एज इट इज़ अगर मैं इसको नेगेटिव कर दूं माइनस के साथ तो ये 10 माइनस 4 हो जाएगा। अब जो x की वैल्यू वो हो जाएगी 6। यही काम हमारे पास मल्टीप्लाई और डिवाइड के साथ भी होता है, यानी अगर मैं स्टार डाल दूं तो 10 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी आंसर क्या आ गया 40। x की वैल्यू 10 से अपडेट हो जाएगी 40 के ऊपर। प्रिंट करते हैं, ये हमारे पास आंसर 40 आ गया। इसी तरह अगर मैं इसकी जगह स्लैश डाल दूं यानी डिवीजन का साइन डाल दूं तो हमारे पास क्या होगा कि x इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाय 4। अब हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है 2.5। 2.5 कैसे आ रहा है, 2.5 इस तरीके से आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं कि x की वैल्यू है 10, x इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 4। अगर हम 10 को 4 पे डिवाइड कर दें ये 2.5 जाकर आपका वापस x के अंदर स्टोर हो जाएगा। पहले x की वैल्यू 10 थी, अब x की वैल्यू क्या है 2.5 है। फिर जब हम इसको प्रिंट करते हैं तो x 10 आने के बजाय अब हमारे पास क्या आ रहा है 2.5 आ जाता है। ये हमारे पास आउटपुट आ जाएगा, यानी अब x की वैल्यू क्या है 2.5, पहले x की वैल्यू क्या थी 10 थी। ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। अच्छा इसके अलावा भी हैं, इसको मैं पहले यहाँ पर नोट डाउन कर लेता हूँ। हमारे पास प्लस इक्वल्स टू है, इसी तरह हमारे पास माइनस इक्वल्स टू है, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू और डिवाइड इक्वल्स टू। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ जो कि है मॉड्यूलस इक्वल्स टू यानी रिमाइंडर इक्वल्स टू। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर करता हूँ कि 10 डिवाइडेड बाय 3, फॉर एग्जांपल अगर x की पुरानी वैल्यू थी 10 और उसके बाद मैंने इस तरीके से लिखा कि x मॉड्यूलस इक्वल्स टू 3। ये क्या करेगा 10 को 3 पर डिवाइड करेगा, 3 3 ज़ा 9, पीछे बचा 1। अगर यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए इस डेसिमल को इग्नोर कर दें और इसको आगे रिकरिंग के लिए ना ले जाएं तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बच रहा है 1। मॉड्यूलस इक्वल्स टू क्या करता है कि जो भी रिमाइंडर बच रहा है यानी अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 3 के साथ तो रिमाइंडर हमारे पास बच गया 1। ये 1 जाकर x के अंदर स्टोर हो जाएगा, x की न्यू वैल्यू 10 से अपडेट हो जाएगी 1 के ऊपर। ये हमारे पास मॉड्यूलस इक्वल्स टू का काम है। यहाँ पर इसको करके भी देख लेते हैं, x इक्वल्स टू 10 और x मॉड्यूलस इक्वल्स टू 3। उसके बाद मैं कर देता हूँ कि प्रिंट x। अब अगर तो मैं थोड़ी देर के लिए बीच वाली लाइन को इग्नोर कर दूं तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आनी चाहिए 10 आनी चाहिए, लेकिन जब मैं इसको अभी रन करूंगा तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 1 आंसर आएगा। 1 कहाँ से आया वो मैंने भी आपको मैथ्स करके दिखा दी। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ आ जाते हैं जो कि है डबल स्लैश इक्वल्स टू। फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल ले लेता हूँ 10 और 3 वाली। 10 और 3 को मैंने आपस में कर लिया डिवाइड, आंसर हमारे पास आ गया। डबल स्लैश को हम कहते हैं फ्लोर डिवाइड। अच्छा फ्लोर डिवीजन का क्या काम होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई भी नंबर डेसिमल में आ रहा है तो वो क्या करता है इस पूरे डेसिमल को इग्नोर कर देता है और यहाँ पर जो आपके पास होल नंबर आ रहा है ये रिटर्न कर देगा। 10 डिवाइडेड बाय 3 का आंसर हमारे पास आ जाएगा 3, यानी x की वैल्यू क्या बन जाएगी 3। अगर ये रिजल्ट फॉर एग्जांपल ये जो ऊपर डेसिमल बन रहा है अगर ये इस तरीके से भी होता कि 2.99999 यानी एक हाई वैल्यू भी अगर रिकरिंग में आ रही होती, यानी अब अगर इस नंबर को मैथ्स के हिसाब से राउंड ऑफ करूं तो ये राउंड ऑफ टू 3 हो जाना चाहिए, लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर जब हम डबल स्लैश इक्वल टू करते हैं तो ये इसके इक्वल नहीं होता।
डबल स्लैश इक्वल टू क्या करेगा, ये 0.9999 इन सबको इग्नोर कर देगा। रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, 2 रिजल्ट आ जाएगा। करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल x इक्वल्स टू 10, x डबल स्लैश इक्वल्स टू 3। सेम एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, वैल्यूज भी चेंज नहीं कर रहा ताकि ज़्यादा इजी समझ आ जाए। अब जब मैं प्रिंट x करता हूँ तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा। इसने क्या किया, इस पूरे रिकरिंग इसे को काट दिया, रिजल्ट हमारे पास पीछे बच गया 3। ये 3 आकर अब x की वैल्यू पहले 10 थी, अब x की वैल्यू क्या बन गई, 3 बन गई, क्योंकि रिकरिंग हमारे पास सारा का सारा ख़त्म हो गया। ये फ्लोर डिवीजन, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ किल। ये हमारे पास डबल स्लैश इक्वल टू का काम है। इसी तरह हम पावर के साथ भी काम कर सकते हैं। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं कि डबल स्टार इक्वल्स टू, तो ये क्या करेगा, रेज टू दी पावर ऑफ करके उसकी जो भी वैल्यू बनेगी वो उसको अपडेट कर देगा। अगर मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल x इक्वल्स टू 2 और x स्टार स्टार फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ 3 स्टार स्टार इक्वल्स टू, और फिर मैं कर देता हूँ कि प्रिंट x। इसका मतलब ये हुआ कि 2 रेज टू दी पावर ऑफ 3, पहले x की वैल्यू क्या है, 2 है। अब आपने क्या करना है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, जो भी आंसर आ रहा है, 2 2 4 4 2 8। अब इसका जो आंसर आ रहा है 8, ये 8 जाकर आपने सेम वेरिएबल x के अंदर स्टोर कर देना है, यानी x की वैल्यू 2 से बन जाएगी 8। रन करके देख लेते हैं इसको, आंसर हमारे पास आ जाता है 8। वैल्यूज चेंज करके भी दिखा देता हूँ, 5 और 4। रन करते हैं। 5 को जब ये 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करेगा, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 5, तो आंसर हमारे पास क्या बन रहा है, 625। पहले x की वैल्यू 5 थी, अब x की वैल्यू पावर के बाद अपडेट होकर क्या हो गई, 625। ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। इसके बाद हम 3 और एडिशनल ऑपरेटर्स को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। इन लॉजिकल ऑपरेटर्स को आप लॉजिक गेट्स भी कहते हो। सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है एंड। अच्छा, अब एंड किस तरीके से काम करता है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको एक कंडीशन दी कि 2 स्विचेस हैं, ठीक है, 2 बटन्स हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले, जो कि आपके मेन सॉकेट पर लगे होते हैं। बटन 1 है और एक बटन 2 है। अब लफ्ज़ है एंड, यानी दोनों, यानी हम 2 ऑब्जेक्ट्स को मिलाने के लिए यूज़ करते हैं ना, ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2। इसको जब हम रन करते हैं, ये इस तरीके से रन होता है। फॉर एग्जांपल अगर पहला स्विच ऑफ है और दूसरा स्विच भी ऑफ है, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा फॉल्स। इसी तरह अगर पहला स्विच मैं ऑन कर दूं लेकिन दूसरा स्विच अभी भी ऑफ है, आंसर तब भी फॉल्स आएगा। इसके लिए लाजमी है जब तक दोनों स्विचेस ऑन नहीं होते तब तक यहाँ पर ट्रू नहीं आ सकता। दूसरी कंडीशन क्या है कि ये ऑफ है और ये वाला ऑन है, इस सूरत में भी आंसर हमारा क्या आएगा, फॉल्स आएगा। लेकिन जब मैं दोनों बटन्स को ऑन कर देता हूँ, यानी बटन 1 भी ऑन है और बटन 2 भी ऑन है, अब आंसर हमारे पास ट्रू आ जाएगा। ये एंड गेट है, इसको आप एंड लॉजिक गेट कहते हो, एंड लॉजिकल ऑपरेटर कहते हो। यानी फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कैट एंड डॉग, यानी अगर फॉर एग्जांपल सिर्फ कैट आ रहा है तब भी नहीं चलेगा, सिर्फ डॉग आ रहा है तब भी नहीं चलेगा, दोनों नहीं आ रहे तब तो वैसे ही नहीं चलेगा। लेकिन जब दोनों आ जाए, यानी ये इसकी वैल्यू भी 1 इसकी वैल्यू भी 1, तब जाकर इसका आंसर जो है वो ट्रू बन जाता है। इस कंडीशन में ये ट्रू हो जाएगा, बाकी तमाम कंडीशंस के अंदर ये फॉल्स हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक दफ़ा मैं इसको ऑन कर देता हूँ, एक दफ़ा इसको ऑन कर देता हूँ। लाजमी ये कि दोनों कंडीशंस हमारे पास ट्रू होनी चाहिए, दोनों ट्रू होंगी तब जाकर ओवरऑल रिजल्ट जो है वो ट्रू हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है और गेट। अच्छा, अब और जब हम उर्दू में कहते हैं या हिंदी में अगर आप कह लो, तो और हम तब यूज़ करते हैं जब हम ऑप्शन दे रहे होते हैं, या तो एक चीज़ या तो दूसरी चीज़। एंड में क्या था कि दोनों स्विचेस ऑन हो रहे थे तब जाकर हमारे पास ट्रू हो रहा था। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये ऑफ है, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, इसको ऑफ कर देता हूँ, आंसर हमारे पास आ गया फॉल्स। इसमें मैंने एक को ऑन कर दिया और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया ऑफ। और में क्या होता है कि अगर एक कंडीशन भी ट्रू है तो आंसर आपके पास ट्रू आ जाता है। या फॉर एग्जांपल ये ऑन है और पहला स्विच ऑफ है, तो तब भी आंसर हमारे पास क्या आएगा, ट्रू आएगा। और अगर दोनों ऑन है तब तो वैसे ही ट्रू आएगा, क्योंकि दोनों कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो रही, कंडीशन 1 भी सेटिस्फाइड है, कंडीशन 2 भी सेटिस्फाइड है। इसको जब हम आगे इफ लूप के अंदर यूज करेंगे तब आपको ये बेहतर तरीके से समझ आएगा। फिलहाल आप सिर्फ इतना याद रखो कि एंड गेट के अंदर हमारे पास एक वैल्यू ट्रू की होती है और 3 स्टेटमेंट्स हमारे पास फॉल्स की होती है। वहीं पर जब हम आ जाते हैं और गेट के ऊपर, और गेट के अंदर 3 कंडीशन हमारे पास ट्रू होती हैं और एक कंडीशन हमारे पास फॉल्स होती है।
इसके अलावा हमारे पास एक और गेट यूज़ होता है जो कि है नॉट। ये 3 हम ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे, ज़्यादा इसके अलावा भी होते हैं, उनकी तरफ नहीं जाऊँगा, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग हो जाएगा। वो 2 ऑपरेटर्स का कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर ज़ोर, नॉर और बहुत सारे और आते हैं। नॉट गेट क्या करता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई कंडीशन ट्रू है यानी आंसर आ रहा है 1, उसका इन्वर्स कर देगा, उसको चेंज कर देगा 0 में। लेकिन अगर कोई कंडीशन फॉल्स आ रही है, उसको चेंज कर देगा 1 में। ट्रू को फॉल्स बनाता है और फॉल्स को ट्रू बनाता है। ये इसका काम है। इसको हम डिटेल में जब विद एग्जांपल करेंगे तो वो आपको बेहतर समझ आएगी आगे। ये हमारे पास ऑपरेटर्स हैं पाइथन के अंदर। ये हमारे पास सारे के सारे ऑपरेटर्स आ जाते हैं। पहले आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर जिसके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, रिमाइंडर, रेज़ टू द पावर ऑफ, ये 6 ऑपरेटर्स आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स आ जाते हैं। ये कंडीशंस में यूज़ होते हैं जब हम कोई भी वैल्यू को कंडीशन की बेसिस पर टेस्ट कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स आ जाते हैं जिसके अंदर हम इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और इस तरीके से काम कर रहे होते हैं। या तो उसमें कोई वैल्यू बढ़ा दो या कम कर दो, या इस एक वेरिएबल को कोई स्पेसिफिक वैल्यू असाइन कर दो, या उसी वेरिएबल के अंदर कोई चेंजेस करके और उसका जो रिजल्ट है वो वापस सेम वेरिएबल के अंदर ही आकर स्टोर हो जाए। ये मॉडिफिकेशन करके जो अलॉटमेंट है वेरिएबल्स को वैल्यूज़ की, ये जो है वो सारी की सारी असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर आ जाती है। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं वो लॉजिक की बेसिस पर ट्रू या फॉल्स जनरेट करते हैं। ये इफ कंडीशंस के अंदर यूज़ होती है। हमारे पास ये जो रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये दोनों के दोनों जो है वो कंडीशंस के अंदर, लूप कंडीशंस के अंदर यूज़ होती है। फिलहाल अगर आपको किसी ऑपरेटर की वर्किंग समझ नहीं आई तो आगे आने वाले लेक्चर के अंदर हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। ये सिर्फ एक ब्रीफ ओवरव्यू था कि किस तरीके से आपके ऑपरेटर्स काम कर रहे होते हैं और कितनी किस्म के ऑपरेटर्स हैं। इस लेक्चर को यहीं पर एंड करेंगे। अगर तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। टिल नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।